afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, सबको ज्वाइन करने बोलो। अच्छा, एक बार हम लिख देते हैं ग्रुप में सेकंड। अच्छा, मॉड्यूल में तुम लोग अटेंडेंस दे चुके हो? अगर नहीं दिए हो तो दे दो। गुड आफ्टरनून मैम। जो भी मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं दिए हो वो लोग दे दो। वॉइस क्लियर है मेरा? वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो, नहीं मैम, आ रहा है आवाज कैसा आ रहा है? कुछ आवाज कर रहा है मैम। बहुत ज्यादा। अभी अभी कैसा आ रहा है? अभी ठीक है मैम। अच्छा, एक सेकंड रुको, हम थोड़ा माइक्रोफोन का सेटिंग कर लेते हैं। वेट। क्लियर? मैम मेरा पिछला वीक में ना एक दिन भी क्लास शायद नहीं हो पाया था, तो आप अटेंडेंस कर दीजिएगा ना मेरा। क्या कर रहे? मैम मॉड्यूल में मतलब नेटवर्क मेरा 0 से गया था 1 वीक के लिए, तो वो अटेंडेंस कर देते हैं। क्लास की नहीं हो, अटेंडेंस किस बात का? जो अटेंड नहीं किया है उसका क्या अटेंडेंस? इसमें नहीं, मॉड्यूल में मैम। फिर भी तुमको क्लास तो अटेंड करना चाहिए था। मैम मेरा नेटवर्क ही नहीं था, 0 हो गया था पूरा। एक हफ्ता से? यस मैम, संडे को हुआ था, उसके बाद कस्टमर केयर से 3 दिन रेगुलर बात किए, तो फिर कल से दे रहा है मेरे को नेटवर्क। ठीक है, ओके ठीक है। तो जो भी नहीं दिए हो मॉड्यूल में अटेंडेंस दे देना। स्टार्ट किया जाए। आज इतना ज्यादा कम क्यों है अटेंडेंस? बाकी सब कहाँ सो गया? साइड। ओके, सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज वायरलेस सिस्टम एंड स्टैंडर्ड। एक सेकंड रुको तो। हेलो सर, क्लास में छेन चाहबा सर ऊपर सर्वर रूम में। ठीक है सर। हेलो, हाँ। तो आज हम लोग नया क्लास सॉरी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे,
That is my chapter 5, that is wireless systems and standards. Okay, so ये जो मेरा चैप्टर है, चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अभी तक जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, अच्छा सबको क्लियर सुनाई अभी तक तो दे रहा है ना? अगर नहीं सुनाई देगा तो हमको बोलना, ठीक है? फिर हम थोड़ा करना पड़ेगा कुछ अगर तुम लोग को सुनाई नहीं देगा, ठीक है? सो बेसिकली इन दिस चैप्टर 5 हम लोग करेंगे ये कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिगार्डिंग आज तक मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का या फिर जो मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, उस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का अभी तक जैसे जैसे इनोवेशन हुआ है या फिर अभी तक जैसे जैसे उसमें एडवांसमेंट हुआ है, एकदम स्टार्टिंग में मेरा सर्विस कैसा था, अभी सर्विस कैसा है, ये सब चीजों के बारे में. On the other hand, we can say that in this chapter we will read the total history about mobile communication system. कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का इनोवेशन कैसे हुआ था, जब हुआ था उसमें क्राइटेरियाज क्या क्या थे, जब हुआ था उसमें पैरामीटर्स क्या क्या हम लोग यूज करते थे, उसके बाद धीरे धीरे कौन सा प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ा और उस सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग ने या फिर जो मेरा इंजीनियर्स है उन लोग उसको कैसे एनकाउंटर किया, कौन से कंट्री में कब कैसा स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर 5, that is wireless systems and standards. ओके, अब इस चैप्टर में देखो तुम लोग का कोई नोट्स ऑलरेडी मेरा प्रोवाइड नहीं किया हुआ है. बाकी चैप्टर में जैसे टॉपिक वाइज मैं ऑलरेडी देख के रखी थी, लेकिन इस चैप्टर का मेरा नहीं बना हुआ है. टाइम होगा तो हम बना देंगे. अदरवाइज तुम लोग यहाँ पे जो बुक 1 है, देखो यहाँ पे हम एक तो बुक देके रखे हैं एकदम स्टार्टिंग में, दिस बुक 1, ठीक है? बुक 1 का जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 वायरलेस सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड्स, इस चैप्टर से पढ़ सकते हो, ठीक है? इनफैक्ट हम भी इस बुक से ही पढ़ाएंगे. तुम लोग इसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रख सकते हो, उसके बाद खुद से नोट्स बना सकते हो और फिर अगर बाद में हमको टाइम मिल जाता है तो उसके हिसाब से हम धीरे धीरे नोट्स दे देंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 10 वायरलेस सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड. तो वायरलेस सिस्टम और स्टैंडर्ड्स में बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? इट डिस्क्राइब्स अबाउट जो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मेरा कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम है, मेरा जो सेलुलर सिस्टम है और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, उस सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. तो देखो क्या बोला गया है कि इन दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स, देखा गया है कि दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स मेनी ऑफ द सेलुलर रेडियो कॉर्डलेस टेलीफोन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स इन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड. मतलब टोटल वर्ल्ड में ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे. एंड फर्स्ट एग्जिस्टिंग एनालॉग सेलुलर सिस्टम्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप आर डिस्क्राइब्ड. और यहाँ पे and then description of emerging digital cellular system and PC standards is presented. Convenient summary of worldwide standards. यहाँ पे various kind of standards के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो obviously जो मेरा systems था, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मेरा systems का innovation हुआ, या फिर जो ये स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर
इन ए होल या फिर ओवरऑल हम लोग इसको बोल सकते हैं सेलुलर टेलीफोन सिस्टम। तो ये जो मेरा सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का जो इन्वेंशन हुआ, तो ऑब्वियसली एकदम शुरुआत में ही, जस्ट हाँ बोलो, ওটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, ও বালতিটা ভিতরে না, তাহলে আমি ঘরে কোথাও একটা রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়েছিলাম, ভিতর ঘরে মানে ঠাকুর ঘরে। হ্যাঁ ওখানে করেছি, তারপরে আমি ইয়েতে করেছি বারান্দায়, দড়ি চেঞ্জ করেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম 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 ঠিক আছে। হুম 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 सॉरी। हाँ तो जो बोल रहे थे कि जो मेरा ये सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है, इसका जो इन्वेंशन हुआ स्टेप बाय स्टेप, उसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे कि शुरुआत में जब मेरा सिस्टम का इन्वेंशन होता है तब सिचुएशन कैसा था। और सबसे पहले जो इन्वेंशन हुआ था वो यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में हुआ था। तो ये जो टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग हुआ था, इस टेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग यूएस में और यूरोप में होने के लिए, मतलब ये आइडियाज पहले स्टार्ट हुआ था फॉर उन लोग का सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, सिक्योरिटीज के लिए या फिर आर्मी के लिए सारी चीज डिजाइन किया गया था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ऑब्वियसली एकदम शुरुआत में कम्युनिकेशन जो था मेरा वायर्ड कम्युनिकेशन था, वहां पे वायरलेस नहीं था। और वायर्ड के बाद जब मेरा और वायर्ड जो कम्युनिकेशन था उसमें क्या हुआ था, हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल को लेके काम करते थे। तो जहां पे हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल को लेके काम करेंगे तो वो वाला सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, एनालॉग सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो सेलुलर सिस्टम्स था या फिर जो प्रिलिमिनरी स्टेज में सेलुलर सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था, वो सेलुलर सिस्टम भी मेरा क्या था, एनालॉग सेलुलर सिस्टम था। और बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ये जो सारा सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और हम लोग का जो सिस्टम अभी हम लोग यूज करें ये सारा डिजिटल सिस्टम्स है। उसमें ऊपर से क्या हुआ कि उसमें ऊपर से क्या हुआ कि तुम्हारा जो पीसीज है, जो कंप्यूटर्स है, पर्सनल कंप्यूटर्स, वो पर्सनल कंप्यूटर्स का भी हम लोग यूज करने लगे। स्मिता कुछ बोल रही हो? वो पर्सनल कंप्यूटर्स का भी हम लोग यूज करने लगे। तो ऐसे करते करते हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है कि आज का जो सिस्टम है, अभी का जो सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को मतलब अभी के सिचुएशन में हम लोग पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब उसी के बारे में हम लोग सोचा। तो अभी जो मेरा एएमपीएस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एएमपीएस एंड ईटीएससीएस सिस्टम, ये है मेरा प्राइमरी, ठीक है, जिसमें एएमपीएस जो है वो यूरोप बेस्ड है एंड ईटीएससीएस जो है वो यूएस बेस्ड, सॉरी एएमपीएस जो है यूएस बेस्ड है और टीएससीएस जो है वो तुम्हारा ईटीएससीएस जो है वो यूरोप में यूज होता है, ठीक है। ये दो बेसिकल स्टैंडर्ड्स है या फिर इसको हम लोग अलग अलग सर्विसेज को, ये मेरा दो जो टर्म है, ये दो टर्म मेरा एब्रिविएशन है। देखो तुम लोग का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 5 जो है या फिर जो सिलेबस है,
इसमें भी पहला जो टॉपिक है दैट इज AMPS एंड ETSES। ओके, सो देखो अब इन्वेंशन का देखो एकदम ये हिस्ट्री है, खाली हम लोग को पढ़ते जाना है क्या नहीं है। तो इन लेट 1970s, इन 70s बेल लेबोरेटरी का नाम तुम लोग ऑलरेडी सुने होंगे। सी लैंग्वेज जब था, सी लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ था वो भी बेल लेबोरेटरी में हुआ था। एक्चुअली ये एक रिसर्च लैब है, AT&T जो बेल लेबोरेटरी है ये एक रिसर्च लैब है जिसमें बहुत सारे रिसर्च के ऊपर मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम होता है। तो यहीं पर बेल लेबोरेटरी में यूएस सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का क्या हुआ था कि इन्वेंशन हुआ था या फिर यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, वहां पे डेवलप किया गया था उस सिस्टम को। तो इसीलिए इन 70s AT&T Bell Laboratories developed the first US cellular telephone system called Advanced Mobile Phone Service। वो जो सिस्टम को उन लोगों ने डेवलप किया था उस सिस्टम का उन लोग नाम दिया था एडवांस मोबाइल फोन सर्विस, जिसको हम लोग इन शॉर्ट या फिर एब्रिविएट करके बोलते हैं एडवांस मोबाइल फोन सर्विस और AMPS। AMPS was for, ये पूरा थ्योरी है, खाली रीडिंग मारते जाना है और उसको पढ़ते जाना है। हर एक सिस्टम का कुछ सारे स्पेसिफिकेशंस को तुम लोग याद रखना है कि जब स्टार्ट हुआ था तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, कौन से ईयर में ये अप्लाई किया गया था, उसमें फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिकेशन कितना था, कितना नंबर ऑफ चैनल अवेलेबल्स होते थे, हर एक चैनल का बैंडविड्थ कितना था, कितना कवरेज एरिया था, ठीक है, कौन से सिटी में इसको पहले अप्लाई किया गया था प्रैक्टिकली, खाली यही सब चीज पूरा हिस्ट्री, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है दिमाग लगाने के लिए, समझने के लिए, स्पेशली कोई कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं है, खाली हिस्ट्री पढ़ते जाओ, खाली रीडिंग पढ़ना है और डेटा को दिमाग में सेव करके रखना है और कुछ नहीं। तो देखो AMPS was first developed in late 1980s in the urban and suburban areas of Chicago by Embry-Tech। Embry-Tech एक कंपनी का नाम है जो कि एकदम शुरुआत में क्या किया था कि प्राइवेटाइज मतलब ये कंपनी को दिया गया था सेटअप करने के लिए, कहाँ पे, शिकागो, जहाँ पे स्वामी जी विवेकानंद जी वहां पे ये किए थे, तुम्हारा जो विश्व हिंदू सभा हुआ था वहां पे जो ये दिए थे जिसके लिए वो फेमस हो गए थे, वहां पे वो क्या हुआ था कि सबसे पहले जो मेरा पहला, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बोलेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो पहला सेलुलर टेलीफोन सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था या फिर काम शुरू हुआ था वो वहां पे हुआ था, उसका अर्बन एंड सब अर्बन एरिया में, मतलब उसके मेन सिटी और उसके चारों ओर का जो लोकेलिटी है वहां पे इन 1983, ठीक है। अब इन 1983 a total of 40 megahertz of spectrum in 80 megahertz band was allocated by Federal Communication Commission। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है वो फेडरल हम लोग का क्या है, हम लोग का जो टेलीफोन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीफोन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हर साल क्या होता है, जैसे 2G 3G 4G आएगा नहीं आएगा, बजट कैसा रहेगा, कॉल चार्जेस कैसा रहेगा, जियो का जो लॉन्च हुआ, 4G का लॉन्च हुआ, ये सब कौन ये करता है, इंडिया का जो टेलीफोन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सब कुछ परमिट देता है। तो ऐसे ही यूएस का जो ये है तुम लोग का जो उन लोग का जो कमिटी है दैट इज फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है। अमेरिका का जो भी होता है सबका नाम फेडरल से ही होता है, देखना उन लोग का FBI जो है वो भी फेडरल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन फॉर एडवांस मोबाइल फोन सर्विस, तो 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ का जो मतलब जो रेंज है उस रेंज में एकदम शुरुआत में 40 मेगाहर्ट्ज का, ओनली 40 मेगाहर्ट्ज का एक स्पेक्ट्रम दिया गया था, बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम दिया गया था बाय फेडरल कमीशन यूज करने के लिए फॉर द मोबाइल एडवांस मोबाइल फोन सर्विस। इन 1989 एज द डिमांड फॉर द सेलुलर, उसके बाद क्या हुआ, पहले तो सारा सेटअप किया गया, BTS वगैरह इंस्टॉल किए गए, फिर क्या हुआ, इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया इन 1980। उसके बाद ऑब्वियसली सिस्टम धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली ये क्योंकि नया सिस्टम था इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस थे, जिस एडवांटेज को लेके मतलब जो कि हेल्पफुल था बहुत सोसाइटी के लिए, तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ कि उसका नंबर ऑफ यूजर काफी बढ़ता गया।
और in 1989 as the demand for the cellular service increases, the Federal Communication Commission allocated an additional 10 मेगाहर्ट्ज। तो शुरुआत में मेरा था 40 मेगाहर्ट्ज, लेकिन उसके बाद क्योंकि बैंडविड्थ का क्राइसिस होने लगा तो 50 और 10 मेगाहर्ट्ज उन लोग एक्सटेंड किया। तो अभी मेरा 1989 मेरा जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है या फिर जो मेरा स्पेक्ट्रम है वो कितना हो गया, 50 मेगाहर्ट्ज का, ओनली 50 मेगाहर्ट्ज का सिस्टम हो गया फॉर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम फॉर सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन। And the first AMPS cellular system used large cell and omnidirectional base station antenna to minimize initial equipment needs, and the system was deployed in Chicago to cover approximately 2,100 square miles। ठीक है, तो देखो शुरुआत में क्या हुआ था, हम जब पहला चैप्टर पढ़ाए थे, याद करो पहला चैप्टर में हम बोले थे कि एकदम इनिशियल डेज में या फिर इनिशियल एरा में जो भी सिस्टम डिजाइन होता था या फिर मोबाइल जो सिस्टम डिजाइन होता था, उस मोबाइल सिस्टम में डिजाइन में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग जो सेल्स को डिजाइन करते थे सारा सेल्स का साइज बड़ा होता था। तो देखो सेम चीज यहाँ पे भी बोला गया है कि जब एकदम AMPS सेलुलर सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया गया था या फिर एकदम इनिशियल डेज में जो इम्प्लीमेंट किया गया था, उसमें क्या हुआ कि जो मेरा उसमें सेल का जो साइज था वो काफी बड़ा था, और जो मेरा डायरेक्शनल था वो एक हाई पावर विथ एक ओमनीडायरेक्शनल एंटेना था विथ हाई पावर ट्रांसमीटर, जो कि बहुत हाई ज्यादा पावर को ट्रांसमिट करेगा। एक ऐसा ट्रांसमीटर हम लोग यूज करते थे जिसका जो पावर नीड है या फिर उसका जो पावर का कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है, सो दैट क्योंकि लार्ज सेल हम लोग यूज कर रहे हैं तो लार्ज सेल यूज करने के लिए क्या है, सो दैट इट कैन गिव या फिर इट कैन प्रोवाइड द रेंज, बिग रेंज। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड इट्स सिग्नल टू बिग रेंज या फिर बिग एरिया। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और जो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड्स में कितना था, उसका जो कवरेज एरिया कितना था, वो था 2,100 स्क्वायर माइल। ठीक है, और यहाँ पे भी लेकिन शुरुआत से एकदम इनिशियल डेज से जो हम लोग सेल का रीयूज करते हैं वो 7 सेल रीयूज का पैटर्न यूज होता है, जो क्लस्टर का पैटर्न यूज होता है वो 7 सेल क्लस्टर का पैटर्न यूज होता है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियल डेजेस में क्या है, क्योंकि जब इनिशियल डेज में कोई नया सिस्टम का इन्वेंशन होता है तब क्या क्या कंफ्यूजन हो सकता है या फिर क्या क्या कंफ्यूजन रहता है कि जो कोई भी कंपनी या फिर जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उन लोग के क्योंकि यहाँ पे एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन का बात होता है, तो ऑब्वियसली अगर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन का बात है तो कॉस्ट इज अ फैक्ट। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है या फिर जिसमें उसके बारे में कॉस्ट के बारे में ध्यान देना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि हार्डवेयर को इंस्टॉल करने में कॉस्टिंग होता है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ यूजर इनिशियल डेज में कम होते हैं, तो कम नंबर ऑफ यूजर है मींस जो फ्रीक्वेंसी का रीयूज करने का जो ये है मतलब नेसेसिटी है वो काफी कम है, तो उसके लिए बड़ा सेल बिग यूनिडायरेक्शनल एंड वेरी हाई omnidirectional एंटेना को यूज किया गया था। एंड द AMPS सिस्टम यूजेस अ 7 सेल reuse पैटर्न विद provisions for sectoring and cell splitting the capacity। और तभी क्या हुआ था कि सेल को कैसे हम लोग सेक्टर करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया था। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग सेल को स्प्लिट कर देंगे, सेक्टरिंग करेंगे, ये सब का तब हम लोग का कॉन्सेप्ट था। एंड आफ्टर एक्सटेंसिव सब्जेक्टिव टेस्ट इट वाज फाउंड दैट AMPS 30 kilohertz channel requires a signal to interference ratio of 18 dB for satisfactory system performance। और क्या हुआ, एकदम शुरुआत में तो सिस्टम को इंस्टॉल किया गया, जो भी सब्सक्राइबर्स थे सबको सर्विस दिया गया, और उसके बाद रिसर्च करने के बाद मीन्स जो भी डेटा जो भी यूज कर रहा था उन लोग के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करके देखा गया
कि अगर हम लोग सिंगल चैनल में 50 किलो हर्ट्ज का चैनल रखेंगे, जो मेरा चैनल है, एक चैनल का जो बैंडविड्थ है वो अगर मेरा 30 किलो हर्ट्ज का होगा, सॉरी, तो जो इंटरफेरेंस का जो रेशियो होगा वो कितना dB होगा? उसको एक सेटिस्फैक्ट्री रेंज में रखने के लिए, मतलब सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पाने के लिए वो 18 dB होना जरूरी है। एंड द स्मॉलेस्ट रीयूज factor which satisfies this requirement using 120 degree directional antenna is 7। ये जो हम लोग 7 सेल यूज किए थे वो किस लिए किए थे कि इतना जो SIR या फिर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए देखा गया कि टोटल हम बोले थे ना हेक्सागन जो होता है, हेक्सागन का 360 डिग्री में तुम्हारा उसको टोटल डिवाइड करके वो 7 सेल यूज को किया गया। ठीक है, वहां पे देखा गया कि डायरेक्शनल एंटेना भी अगर हम लोग यूज करते हैं उसको करने के लिए तो जो नंबर ऑफ n है इट्स 7। Hence a 7 cell reuse pattern has been adopted. And South America, Australia, China, AMPS is used throughout the world in particularly popular US, South America, Australia and China. ठीक है, तो यूएस का जो इन्वेंशन था ये कौन कौन यूज किया? साउथ अमेरिका यूज किया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। While US system has been designed a duopoly market, many countries have just a single provider. That's why US AMPS restricts A and B side carrier to a subset of 416 channels each. Other implementation of AMPS allows all possible channels to be used. अब क्या हुआ इस सिचुएशन में? पूरा हिस्ट्री तुम लोग कहानी के द्वारा इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अगर पूरे वर्ल्ड में तब अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं था तो क्या हो गया? इन लोगों का मोनोपोली हो गया। मोनोपोली एक्चुअली नहीं था। इसके बाद जब हम लोग ETSA सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट 2-4 ईयर का इधर उधर में यूरोप में भी क्या हुआ? ETSA सिस्टम ये हो गया। तो इन द वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइम में क्या हुआ कि दो टाइप ऑफ सिस्टम जो है वो दो टाइप ऑफ सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। एक हुआ मेरा AMPS और ETSA, इसीलिए ड्यूओपोली बोला। ठीक है, दो टाइप, मतलब जो मोनोपोली मतलब है कि एक ही जन खाली मार्केट में ये कर रहा है, लेकिन ड्यूओपोली है मतलब दो जन मार्केट में काम ये कर रहा है। तो ड्यूओपोली जो है वाई सिस्टम डिजाइन द ड्यूओपोली मार्केट, मेनी कंट्रीज हैव जस्ट अ सिंगल प्रोवाइडर। इसीलिए क्या है कि अभी जैसे क्या है कि अलग अलग कंपनी है, मेरा वोडाफोन है, जियो है, तुम्हारा एयरटेल है, BSNL है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स है। लेकिन क्योंकि तब वर्ल्ड वाइड में जो मेरा टेक्नोलॉजीज बहुत कम था, तो क्या है कि कभी कभी कोई कंट्री में ये देखा जाता था कि खाली एक ही सर्विस प्रोवाइडर है। मान लो इंडिया में खाली BSNL है और कुछ नहीं है, या फिर खाली जियो है, कुछ नहीं। तो क्या होगा? मार्केट में एक तो क्राइसिस होगा, बैंडविड्थ का, नंबर्स का क्राइसिस होगा, कॉस्ट बहुत हाई होगा, या फिर उन लोगों का जो कॉल चार्जेस होगा वो बहुत हाई होगा, सर्विस जो होगा ऑब्वियसली अप टू द मार्क नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि that's why AUS AMPS restrict the A and B side carrier। अब क्या है, लोग इस जो चैनल का जो क्राइसिस था, इस चैनल को क्राइसिस को ये करने के लिए, ओवरकम करने के लिए A और B साइड जो है ये दोनों मतलब अलग अलग कैरियर को इन लोग स्टार्ट कर दिया, मतलब दो अलग अलग कैरियर के ऊपर इन लोग ट्रांसमिट शुरू किया। तो इसका ना एक डायग्राम था, ठीक है, बताइए। तो अलग अलग कैरियर के ऊपर इन लोग काम करना चालू कर दिया। तो दो कैरियर क्या है यहाँ पे, A एंड B, जिसमें वो सबसेट में उसको डिवाइड कर दिया। अदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AMPS अलाउज ऑल पॉसिबल चैनल, और जहाँ पे A और B है उसको छोड़ के भी जो मेरा रेगुलर AMPS सिस्टम था वो भी चालू था। ठीक है, furthermore the exact frequency allocation for all possible channel
for all AMPS differs from country to country and nevertheless the air interface standard remains identical throughout the world. तो इसलिए क्या हुआ कि ऑब्वियसली इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि क्योंकि बहुत सारे कंट्री में सेम कंपनी या फिर जो सेम सर्विस प्रोवाइडर था, अब सभी का अगर स्टैंडर्ड सेम रहेंगे तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये तो काफी उस सिचुएशन के लिए 1983, 89 मतलब 80s के 90s टाइम जो था उस अराउंड में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसा हाईली सिक्योर या फिर हाईली टेक्निकली एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो इन द मोस्ट केसेस या फिर इन द मोस्ट कंट्रीज क्या होता था कि जो मेरा डिफेंस है, डिफेंस सिस्टम के लिए या फिर डिफेंस में उन लोग कम्युनिकेट करने के लिए ये सिस्टम को यूज करता था। तो अगर मान लो नेबरिंग दो कंट्री है कि दोनों कंट्री यूएस का जो एएमपीएस सिस्टम है उसको यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर सारा स्टैंडर्ड सेम रहेंगे, सारे जो मेरा नेटवर्क है उसका अगर सारा स्टैंडर्ड सेम रहेंगे तो मेरा क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस का चांसेस है। एक कंट्री का जो कॉल है वो दूसरे कंट्री में हो सकता है। डेटा लीकेज का, स्पेशली डेटा लीकेज का एक प्रॉब्लम वहां पे हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो ए कैरियर और बी कैरियर जो अलग अलग कैरियर को देखे इन लोग क्या क्या चैनल को बनाया और उसके ऊपर जो चैनल कम्युनिकेशन कराया गया। तो उससे क्या फायदा हुआ कि मेरा जो सिस्टम है, जो मेरा एएमपीएस सिस्टम है, वो सिस्टम भी मेरा सिक्योर सिस्टम बना हुआ रहा और क्या हुआ कि जो मेरा एयर इंटरफेस को ही या फिर एयर इंटरफेस को हम लोग यूज किए। तो बेसिकली जो मेरा हार्डवेयर था, हार्डवेयर में हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ा। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया कि जितना जो मेरा टोटल 800 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड था उस मेगाहर्ट्ज के बैंड को, टोटल बैंड को या फिर जो मेरा टोटल नंबर ऑफ चैनल्स था उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए, अलग अलग सबनेट में हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, मेरा जो स्टैंडर्ड था एयर इंटरफेस का वो सेम रह गया। अदरवाइज अगर मतलब मान लो ऑब्जेक्शन होता किसी का या फिर किसी का डेटा में अगर कोई लीकेज होता, अगर प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता, अगर तुम्हारा सिक्योरिटी का इश्यू होता, तो इन दैट कंडीशन हम लोग बोल सकते थे कि इन दैट कंडीशन हम लोग बोल सकते थे कि मेरा जो ये है फिर हार्डवेयर चेंज करना पड़ता था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज करके या फिर इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या किए, हार्डवेयर का इंस्टॉलेशन को हम लोग ओवरकम कर पाए। Whereas in the Europe the total access communication system, यूरोप में जो ये चालू हुआ उसको बोला जाता था यूरोपियन टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड इन द मिड ऑफ 1980s, ठीक है। मिड ऑफ 1980s मतलब मान लो इट्स अबाउट 1985 एंड ऑल। तो वहां पे यूएस में हम लोग देखें कि 1983 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे उसका एक दो साल बाद स्टार्ट हुआ इन द 1980s, मिड ऑफ 1980s। इट्स अबाउट 1985 86 अराउंड, ठीक है। एंड इट्स वर्चुअली आइडेंटिकल टू एएमपीएस एग्जैक्ट, इट इज स्केल्ड टू फिट in 25 kilohertz channel used throughout Europe। तो वहां पे एएमपीएस सिस्टम का साथ इसका जो डिफरेंस था वो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस था, जिसके लिए इसको बोला जाता था वर्चुअली आइडेंटिकल सिस्टम। और क्या हुआ यहाँ पे कि जो मेरा चैनल हम लोग वहां पे यूज करते थे वो कितना का था, 30 किलोहर्ट्ज का चैनल था। इंस्टीड ऑफ दैट यूरोपियन जो सिस्टम है, यूरोपियन जो टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन लोग का जो चैनल का बैंडविड्थ होता था वो 25 किलोहर्ट्ज था। और ये क्या है, यूरोप में, थ्रू आउट यूरोप में जितना भी छोटे छोटे कंट्रीज है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को यूज करते थे। Another difference between EPSES and EMPS is how the telephone number of each subscriber is formatted। जो टेलीफोन नंबर का जो फॉर्मेट था उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था।
टेलीफोन नंबर का जो अरेंजमेंट, मतलब टेलीफोन नंबर क्या है, अभी हम लोग को क्या होता है 10 डिजिट नंबर दिया जाता है, तो ये जो 10 डिजिट नंबर दिया जाता है उसमें क्या है, ऑब्वियसली हर एक नंबर का एक सिग्निफिकेंस है। जैसे अभी तो नहीं होता, जब इनिशियल डेज में इंडिया में मोबाइल आया था तो 94 से जो भी नंबर स्टार्ट होता था वो अलग अलग सर्कल को रिप्रेजेंट करता था। मतलब एक था तुम्हारा 933 से स्टार्ट होता था, वो होता था, बंगाल का बात बोल रहे हैं, बंगाल में हम लोग जो यूज किए हैं, वो होता था कोलकाता और आसपास का एरिया का जो सर्कल होता था उसका बीएसएनएल का नंबर। और 9434 से जो नंबर स्टार्ट होता था, वो 9434 से जो भी नंबर स्टार्ट होता था वो सर्कल रहता था थ्रू आउट द वेस्ट बंगाल, ठीक है, अदर देन कोलकाता और उसका नेबरिंग रीजन। वैसे ही अलग अलग स्टेट के लिए जो ये 94 के बाद जो 34 था, 33 था, 32 था, 31 था, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग मोबाइल का जो सर्कल्स होता था उसके लिए होता था, ठीक है। तो ये जो है कि टोटल जो नंबर एलोकेट किया गया था वो क्या होता है, कोई सर्कल का नंबर, और ये 94 से होता था तो बीएसएनएल होगा, 97 से या फिर 98 से होता था तो उसमें एक था तुम्हारा वोडाफोन का, एक होता था एयरटेल का, 99 से आता था। अभी ये सब नहीं होता है बिकॉज कि अभी सेम नंबर को ही अलग अलग यूज है, क्योंकि अभी जो नंबर है वो रीयूज होता है। अभी देखना कोई भी नंबर है उसको अगर तुम लोग 6 महीनों में रिचार्ज ना करो या फिर 2-3 महीना रिचार्ज करो तो उस नंबर पे कोई अगर कॉल करेगा तो देखना किसी और को फोन लगता है, तो किसी और को फोन लगता है मतलब वो जो कंपनी होती है सर्विस प्रोवाइडर, वो लोग ये पकड़ लेती है कि ये नंबर अभी यूज नहीं हो रहा है तो ये डीएक्टिवेट हो गया, तो वो किसी दूसरे आदमी के नाम पे अलर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तब वैसा नहीं था क्योंकि उतना ज्यादा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नहीं था, उतना ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं था, तो तभी क्या होता था ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल था। तो ये जो नंबर का फॉर्मेटिंग होता है कि कौन किस फॉर्मेट में रहता है या फिर जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाता है, ये क्या है एएमपीएस और ईटीएससीएस दोनों का डिफरेंट था, एंड ड्यू टू द नीड ऑफ अकोमोडेट डिफरेंट कंट्री कोड्स थ्रू आउट यूरोप एंड थ्रू आउट यूरोप एंड एरिया कोड्स इन यूज। और वहाँ पे यूरोप में क्या होता था, क्योंकि यूरोप में क्या है हम लोग देखें कि स्मॉल रीजन में बहुत छोटा छोटा कंट्रीज है, तो उन लोग कंट्री कोड देके उसको फॉर्मेट करता था, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लार्ज डिस्टेंस में मतलब जो कवरेज एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होता था। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यूएस में देखेंगे तो यूएस एक काफी बड़ा कंट्री होने के कारण वहाँ पे एक एरिया ही जो होता था वो यूरोप का एक कंट्री का ऑलमोस्ट उसके बराबर हो जाता। तो यूरोप में क्या होता था, जो फॉर्मेट यूज होता था उसमें कंट्री कोड यूज होता था, लेकिन यूएस में क्या होता था एरिया कोड यूज होता था। तो दीज आर द प्राइमरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, अभी तो 1 मिनट टाइम है खाली। तो आज ये वाला टॉपिक्स हम लोग नहीं देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितना बैंड से कितना बैंड, मतलब इन डिटेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एएमपीएस एंड ईटीएससीएस सिस्टम, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आज का क्लास में किसी को कोई डाउट रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा कहानी कहानी एंड कहानी है, वो कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी तुम लोगों को किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। एनीबॉडी? किसी को कुछ भी बोलना है? ओके, अगर किसी को कुछ बोलना नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। मॉड्यूल में जो कोई भी अटेंडेंस नहीं दिए हो, मॉड्यूल में पॉजिटिवली अटेंडेंस दे देना। और इस वीक में हम तुम लोग को असाइनमेंट नंबर 2 देंगे, तो असाइनमेंट नंबर 1 जिन लोगों का भी ड्यू है उन लोग प्लीज सबमिट करें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Okay, you may all leave now.